गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग वाकिफ होंगे कि आपको ये तस्वीर दिख रही है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है थेल्स। व्यक्ति का नाम है थेल्स और थेल्स से आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि मैं कौन सी प्रश्नावली की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली जो अपने पास नंबर है वो प्रश्नावली नंबर 6 की। प्रश्नावली नंबर 6 का नाम हमारे पास है ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। कहाँ पर क्या चीजें। सबसे पहले आपको पता है कि त्रिभुज क्या होता है। सर त्रिभुज हमारे पास होता क्या है कि सर तीन भुजाओं से जो मिलकर, कितनी भुजाओं से, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई जो बंद आकृति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और ये जो त्रिभुज होता है सर ये हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक तो अपने पास सर होता है भुजा के आधार पर और दूसरा इसके अंदर अपने पास होता है सर कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार। भुजा के आधार पर अगर बात करें तो त्रिभुज हमारे पास तीन प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है समबाहु, एक हमारे पास होता है विषमबाहु और एक हमारे पास होता है, यहां पर जिसको मैं नोट कर देता हूं, समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु। उसके बाद में अगर हम कोण के आधार पर बात करें तो त्रिभुज वही तीन प्रकार का होता है। एक अपने पास होता है समकोण, एक अपने पास होता है न्यून कोण और एक हमारे पास होता है अधिक कोण। अधिक कोण। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि त्रिभुज के इतने प्रकार होते हैं। अब आपकी जो प्रश्नावली दे रखी है कक्षा 10वीं की, उनमें त्रिभुज से संबंधित दो प्रश्नावली हैं। त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली कितनी है? दो है। एक तो हमारे पास नंबर ऑफ जो 6th चैप्टर है जिसके हम लोग आज बात करेंगे वो त्रिभुज से संबंधित है। और एक हमारे पास बात करें तो नंबर ऑफ जो 8th चैप्टर है ना, 8वां चैप्टर, वो भी हमारे पास त्रिभुज से संबंधित ही है। किससे संबंधित है? त्रिभुज से। 8वें चैप्टर है उसका नाम हमारे पास है त्रिकोणमिति। कौन सा? त्रिकोणमिति। और छठे चैप्टर का नाम सर त्रिभुज, अभी आपने बताया। दोनों में हम त्रिभुजों की चर्चा करेंगे। दोनों में हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुजों की चर्चा। लेकिन जो 8वां चैप्टर है उसके अंदर हम केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा। तो सर छठे चैप्टर के अंदर हम लोग बाकी जो त्रिभुज है उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। जिसके अंदर अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास देखिए किस प्रकार की क्या चीजें रहती हैं। सबसे पहले हमें जो त्रिभुज है इसको समझने से पहले कुछ एक दो शब्द देखने पड़ेंगे। जिसमें एक शब्द आता है हमारे पास, नया पेज ले लेता हूं। एक शब्द आता है समरूप और एक शब्द आता है सर्वांगसम। एक शब्द आता है समरूप, एक शब्द आता है सर्वांगसम। सर्वांगसम आप लोगों ने कहाँ पे देखा है? सर्वांगसम सर हम लोगों ने 9th क्लास में देखा। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में, जिसमें आप लोगों ने सिद्ध किया ना त्रिभुजों को सर्वांगसम। यहां पर मैं आपको वापस से बता देता हूं सर्वांगसम और समरूप क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको कोई भी दो आकृति दे दी, उन आकृतियों से पहले मैं आपके सामने एक शब्द रख देता हूं शेप और एक रख देता हूं साइज। शेप को हम बोलते हैं आकार, साइज को हम बोलते हैं आमाप। क्या बोलते हैं? आमाप। मान लो मैं आपके सामने कोई दो त्रिभुज ले लूं, जैसे एक ले लिया ये,
जैसे आपके सामने मैं दो त्रिभुज ले लेता हूं, एक त्रिभुज ये और दूसरा ये। इन दोनों त्रिभुजों में जैसे अपने पास ये भुजा मैंने आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको 3 सेंटीमीटर दे दी। अगर ये भुजा भी इस त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तब हम शब्द यूज करेंगे सर्वांशम। क्या शब्द यूज करेंगे? सर्वांशम। सर्वांशम का मतलब ये होता है पूरी तरीके से जैसी पहली आकृति दे रखी है, कौन सी आकृति? जैसी पहली आकृति वैसी ही सेम टू सेम दूसरी आकृति होनी चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे सर्वांशम। शेप, आकार का मतलब ये होता है कि मान लो आपने पहली आकृति में त्रिभुज लिया तो दूसरे में भी आपको त्रिभुज लेना है, वो होता है आकार। आमाप की बात करें, आमाप का मतलब ये होता है कि पहले त्रिभुज की इस भुजा की साइज 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की साइज ये 5 सेंटीमीटर है, तो जो ये साइज होती है ना, इसको हम बोलते हैं आमाप। क्या बोलते हैं? आमाप। सर्वांशम का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये त्रिभुज जैसा है सेम टू सेम वैसा ये त्रिभुज होना चाहिए। तो सर फिर यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है समरूप, उसका मतलब क्या है? समरूप का मतलब हमारे पास क्या है कि आपके पास जैसे ये भुजा मैंने आपको 6 सेंटीमीटर दे दी, ये मैंने आपको दे दी जैसे मान लो 12 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको दे दी 18 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? 6, 12, 18। ये मैंने आपको 3 सेंटीमीटर दे दी, ये मैंने 6 सेंटीमीटर दे दी, ये मैंने आपको दे दी जैसे 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर कितनी दे दी? 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या होता है कि जो आपको त्रिभुज दे रखा है उस त्रिभुज में पहले त्रिभुज की जो भुजा है वो आप लोग नोट डाउन करो। सर पहले त्रिभुज की जो भुजा है उसकी एक की साइज हमें दे रखी है सर 6 सेंटीमीटर, दूसरी की दे रखी है सर 12 सेंटीमीटर, तीसरे की सर दे रखी है 18 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आप लोग दूसरा त्रिभुज है उसकी आप लोग जो साइज है वो आप लोग नोट करो। सर पहली 3 सेंटीमीटर, दूसरी 6, तीसरी 9। तो जो आपको भुजाएं दे रखी हैं इनका आपस में भाग लगाओ। मतलब सर पहले त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर वाली उठाओ, दूसरे की इस साइड वाली 3 सेंटीमीटर उठाओ, बाद में 12 सेंटीमीटर उठाओ तो इसकी कितनी उठाओगे? 6। बाद में इसकी 18 उठाओ तो इसकी कितनी उठाओगे? 9। भाग लगाओ, 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार, 6 का भाग 12 के अंदर 2 बार, 9 का भाग 18 के अंदर 2 बार। मतलब जो सारी भुजाएं हैं इनमें हमने भाग लगाया तो इस भाग को हम बोलेंगे अनुपात। ये सारी भुजाओं के अगर अनुपात बराबर है ना, क्या बराबर है? अनुपात बराबर है। प्लस में इनके जो संगत कोण, मान लो आपको मैंने ये दे दिया 60 डिग्री, ये दे दिया 90 डिग्री, ये दे दिया 30 डिग्री, तो ये कोण भी 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री है। कितनी शर्त होनी चाहिए? एक तो ये संगत कोण बराबर होने चाहिए सारे, दूसरी इनकी भुजाओं का जो अनुपात है कितना कितना आ रहा है? सर 2-2 आ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। जैसे आपके सामने ये लड़की है, ये लड़की और इस लड़की की और इस लड़की की अगर हाइट वगैरह सब कुछ समान है, सब कुछ A to Z, तो हम उसके लिए शब्द यूज करेंगे सर्वांशम। क्या शब्द यूज करेंगे? सर्वांशम। लेकिन लड़की की हाइट समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? बाकी सब, जैसे इनका बोलने का तरीका, या जैसे लड़की की बजाय न मान के आप लोग इन ट्राइंगल की बात कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे इस ट्रायंगल की ये भुजा AB, AC और BC ये दे रखी है। अगर इन भुजाओं का अनुपात किसी दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर है ना, तब हम बोल देंगे वो समरूप है। देखिए बात कर लेते हैं जिन आकृतियों का आकार मैंने आपको क्या बताया था, आकार क्या होता है सर? आकार आपने लिखा था यहाँ पर, ये शेप के लिए शब्द यूज किया था, मतलब तो जिन आकृतियों का आकार समान हो परंतु आयाम समान ना हो। आयाम का मतलब ये हो गया जो आपके पास माप दे रखी थी ना, साइज, वो समान नहीं हो तो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ये आपको एक डेफिनेशन याद कर लेनी। सभी समान आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां, समान का मतलब है यहाँ पे सर्वांग सम नहीं होती। जो सभी आपको जैसे सर्वांग सम आकृति दे दी ना तो वो समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। कारण की बात करूं तो आपके सामने मैं जैसे एक त्रिभुज ले लेता हूं, एक त्रिभुज ये ले ली, एक त्रिभुज ये ले ली। अच्छा, पहले मैं इसको सर्वांग सम दर्शाता हूँ। ये भुजा मैंने आपको दे दी 10 सेंटीमीटर, ये दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, ये दे दी 10 सेंटीमीटर, ये भी दे दी मैंने 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। दोनों की भुजाएं बराबर है। ये कोण मैंने 60 दे दिया, ये 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 मैंने 60 दे दिया। सारी भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे की, तब हम लोग क्या बोल देंगे कि ये त्रिभुज हैं, ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। और सर्वांग सम को हम लोग इस चिन्ह से दर्शाते हैं, इस चिन्ह से। इस चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे? पहले त्रिभुज का जैसे मैं आपको नाम दे दूं ABC, दूसरे का दे दूं मैं EFG, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम के लिए इस चिन्ह का प्रयोग, त्रिभुज EFG, ये हम लोग क्या बोल देंगे कि सर्वांग सम है। समरूप सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं सर? एक त्रिभुज की भुजा है, कोई से भी त्रिभुज, जैसे ABC की कोई एक भुजा ले ली, उसमें दूसरे त्रिभुज का अगर हम लोग भाग लगाएं भुजा का, तब उसको हम लोग सर समरूप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं AB है, पहले त्रिभुज की भुजा AB, उसमें दूसरे त्रिभुज की भुजा EF का भाग लगाऊं और वो भाग BC में भाग लगाते हैं FG का, फिर CA में भाग लगाते हैं GE का। AB का मान कितना है सर? 10। EF का मान कितना है सर? 10 बराबर। BC का मान कितना है? 10। FG का मान 10। CA का मान कितना है? 10। GE का मान 10। भाग लगा दो, क्या बचा? 1 बराबर 1 बराबर 1, 1 1 1 बचे, तो सारे अनुपात क्या आ गए? बराबर। तो हम लोग क्या बोल देंगे? त्रिभुज ABC समरूप के लिए केवल इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज EFG। समरूप के लिए मैंने केवल ये चिन्ह दर्शाया, सर्वांग सम के लिए ये वाला चिन्ह। समरूप का मतलब समझ में आ गया कि भुजाओं का भाग देते हैं, जो भुजाओं का मान दे रखा है उनका। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये पहले त्रिभुज दोनों हमें सर्वांग सम दे रखे थे, तो ये एक दूसरे के समरूप भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको जैसे दे दूं समरूप त्रिभुज, क्या दे दूं? समरूप त्रिभुज, तब आपको बताना है कि वो सर्वांग सम होते हैं या नहीं होते। सर्वांग सम के लिए शर्त क्या है कि दोनों त्रिभुजों की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो मैं पहले त्रिभुज ले लेता हूं ABC, EFG, इसका मैंने मान दे दिया 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसका मैंने आपको दे दिया जैसे 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले हम समरूप सिद्ध करते हैं। तो देखो
ए बी में भाग किसका लगाओगे सर, ई एफ का। उसके बाद में सर बी सी में हम भाग लगाएंगे एफ जी का। उसके बाद में सर हम सी ए में भाग लगाएंगे जी ई का। ए बी का मान कितना है 2, ई एफ का मान 3, बी सी का मान सर 6, ई जी का मान एफ जी का मान 9 बराबर सी ए का मान 4, ई जी का मान 6। क्या दोनों में किसी भी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर 2 का जा रहा है। 4 में कितनी बार 2 बार, 6 में 3 बार, ठीक है। इसमें सर 3 का भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार 2 बार, इसमें 3 बार। क्या तीनों मान बराबर आ गए, तो आप लोग बोलोगे हाँ सर तीनों मान बराबर आ गए। तो हम लोग बोल देंगे कि सर ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी के, ये समरूप हो गया, इतना हम बोल देंगे। क्या सर्वांगसम है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये भुजा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 ही होनी चाहिए, तो 3 दे रखी है। ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 6 दे रखी है। ये 6 है सर, ये भी 6 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 9 दे रखी है। तो इस वजह से सर्वांगसम नहीं है, और इसी हम लोग इसी भाषा की हमने बात की थी। देखिए देख लेते, जिन आकृतियों का आकार समान होता है परंतु आयाम समान ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। सभी समान सर्वांगसम, यहाँ पर क्या लिखोगे, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। ये बात हमने अभी सिद्ध की है। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और भुजाएं एक अनुपात में हो, मतलब समान अनुपात में हो, तो समरूप त्रिभुज कहलाती हैं। एक ये डेफिनेशन याद कर लेनी। किसी त्रिभुज की भुजा पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई रेखा यदि दूसरी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह समरूपता की शर्त पूरी करती है। एक चीज का और ध्यान रखना, मान लो मैं आपके सामने कोई एक त्रिभुज ले रहा हूं, ए बी सी, बी सी के समांतर, समांतर का मतलब होता है पैरेलल, मतलब समांतर कहाँ यूज होती है उसकी मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई रेखा खींची और एक रेखा मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच रखी है। एक ग्रुप तो ये ले लो, दूसरा ग्रुप मैंने एक रेखा खींच रखी है ये वाली और एक रेखा खींच रखी है ये। तीसरा ग्रुप मैं आपके सामने ले लेता हूँ, एक रेखा मैंने खींच रखी है ये और एक रेखा मैंने इसके ऊपर ही खींच रखी है, जस्ट इसके ऊपर। अगर 2 रेखा हमने खींची और दोनों रेखाओं के बीच में जो गैप है, अंतर, वो हर जगह समान है, समान है ना ये, तब हम बोलेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर। 2 रेखा खींची और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी बिंदु पर काट रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हैं तो हम बोलेंगे उनको समपाती। क्या बोलेंगे, समपाती। आगे बात समझ में। तो समांतर का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का जो अंतर है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अर्थात अपने पास इस पॉइंट से मैं कोई रेखा खींचूंगा तो वो बीसी के समांतर होने का मतलब क्या है कि जितना बी और इस बिंदु ई के बीच का गैप है उतना ही सी और डी के बीच का गैप रहेगा। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आई कि अगर किसी भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, मतलब हमने बीसी के समांतर रेखा खींची ईडी, तो ये ईडी है वो क्या करेगी, बाकी जो 2 बची हुई भुजाएं ना, कौन कौन सी, एक तो सर ए बी बची हुई और एक ए सी, इनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित। मतलब सर, मतलब ए ई बट्टा आप लोग बी ई करोगे तो वो बराबर होगा ए डी बट्टा सी डी के।
अच्छा, इसको बोलते हैं सर समान अनुपात। बस इसी की चर्चा की गई है। क्या कहा गया, किसी त्रिभुज की भुजा पर खींची गई रेखा यदि दूसरी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो समरूपता की शर्त को पूरी करती है। इससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने जो आपको भाषा बताई उसका ध्यान रखना कि एक भुजा के आप लोग समांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो वह दूसरी भुजा जो त्रिभुज की बची हुई अन्य भुजा है ना, जैसे एक तो बच गई AB और एक बच गई AC, इनको समान अनुपात में विभाजित करती हैं। मतलब AE बट्टा BE बराबर AD बट्टा CD। और ये बात कही थी थेल्स ने। किसने? थेल्स ने, जिसके लिए इसने अपनी प्रमेय दी थी, जिसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। दूसरे शब्दों में इसको हम बोलते हैं BPT। क्या बोलते हैं? BPT। तो बस इतनी ही चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब थेल्स प्रमेय आई कैसे, उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे आराम से, उसकी आप लोग टेंशन मत लो। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता की परिभाषा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब, संगत कोण का मतलब ये कोण 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30, ये 90 तो ये भी 90। एक काम तो ये होना चाहिए कि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत भुजा का मतलब क्या हुआ? संगत भुजा का मतलब ये हुआ, ये 6 है और ये 3 है। 6 में 3 का भाग देने पर 2 आ रहा है ना, तो हम लोग 12 में, हम लोग इस 12 में 6 का भाग देंगे तो भी 2 ही आना चाहिए। तो ये आ रहा है 2, तो ये एक ही अनुपात में हुआ। त्रिभुजों की समरूपता की परिभाषा क्या कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, इनकी भुजा एक ही अनुपात में हो। इस चीज का ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं समान कोणिक त्रिभुज। समान, समान मतलब बराबर, कोणिक मतलब कोण। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे समान कोणिक का मतलब ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 30 है ये भी 30, ये 90 ये भी 90, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इनके दोनों के कोण समान है तो ये क्या हो गए, वो भी संगत कोण है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, समान कोणिक त्रिभुज है। अब थेल्स एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ था जो अपने पास 640 से 546 ईसा पूर्व, पहले की बात है, 640 से 546 ईसा पूर्व। इसने क्या किया, समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय प्रस्तुत की, जिसको मैंने आपको कहा था कि थेल्स प्रमेय बोलते हैं, BPT। इसमें थेल्स ने क्या कहा था, इसमें थेल्स ने कहा था कि सर अगर कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर कोई अगर हम लोग अन्य भुजा खींचे, एक भुजा के समांतर अगर हम लोग कोई भुजा खींचते हैं और वो भुजा दोनों अन्य भुजाओं को विभाजित करती है तो वो क्या करेगी, दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो आगे फिर से वही बात आ गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 6.1। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते रिक्त स्थान भरिए। सभी वृत्त, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। सभी जो वृत्त होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। सर सबसे पहले तो हमें ये देखनी कि जैसे दो वृत्त बना लिए हम लोग, ये बना लिए सर वृत्त का, सर आपके पास यहाँ पे कोई और आकृति वगैरह भी बिल्कुल है तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। जैसे मैं आपके सामने दो वृत्त बना लूं, ये लो दो वृत्त। सर्वांगसम का मतलब क्या है कि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या सभी जो वृत्त होते हैं उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, समान तो नहीं होती। समान नहीं होती तो ये सर्वांगसम अपने पास क्या हो गया, गलत। क्यों? किसी वृत्त की सर 6 सेंटीमीटर होती है, किसी की 10 सेंटीमीटर होती है, त्रिज्या तो कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं? सर नहीं होते, क्योंकि वर्ग होते हैं उनकी भुजा तो अलग अलग हो सकती है माप में, तो हम लोग क्या बोल देंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी जो त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं।
अब इसमें आपको एक तो दे रखा समद्विबाहु, एक दे रखा समबाहु। मान लो मैं आपके सामने दो त्रिभुज बना दूं, त्रिभुज हम लोग उसी से बनाएंगे। एक तो ये बना दिया, एक ये बना दिया, मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बना दिए। इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, इसका दे देता हूं ई एफ जी। मान लो एक चीज आप लोग ध्यान दो, मैंने समद्विबाहु त्रिभुज की बात की है, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसकी मैंने भुजा दे दी 4 सेंटीमीटर और इसकी दे दी 8 सेंटीमीटर। इसकी मैंने दे दी 8 सेंटीमीटर और इसकी ये दे दी 4 सेंटीमीटर। क्या दे दी? 4 सेंटीमीटर। सर हाँ सही बात है। समरूप के लिए क्या होता है? भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? ए बी बट्टा ई एफ, ये सर बराबर होना चाहिए बी सी बट्टा एफ जी की। और इसको मैं दे देता हूं, जैसे आप लोगों की इच्छा, कुछ भी दे देता हूं। जैसे मैंने इसको दे दिया 12 दे दिया और इसको भी मैंने 12 दे दिया। तो एसी बट्टा ई जी। अब ए बी का मान कितना है सर? 4। ई एफ का मान कितना है सर? 8। बी सी का मान कितना है सर? 8। एफ जी का मान कितना है सर? 4। ए सी का मान सर 12, ई जी का मान 12। 12 में 12 का भाग दिया एक बार, 4 का भाग 8 के अंदर 2 बार, तो 1 आया, यहां 2 आया और 4 का भाग 8 के अंदर 1/2। 1/2। क्या ये सारे अनुपात बराबर है? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं है। तो हम लोग सर समद्विबाहु त्रिभुज तो नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या लेंगे? बच गया समबाहु त्रिभुज। तो इसके अंदर राइट अपने पास क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। अर्थात सभी जो समबाहु त्रिभुज हैं वे समरूप होते हैं। आ गई ये बात समझ में? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो पहले में भर दोगे बराबर, संगत कोण बराबर हो। संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में होनी चाहिए। जो दूसरा बच गया ऑप्शन वो दूसरे के अंदर भर देंगे। बस इतनी सी चीजें। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। क्या देने हैं? दो भिन्न भिन्न उदाहरण जिसमें समरूप आकृतियां हैं और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो हमें दे रखा है इनको हटा देते हैं। तब तक आप लोग आराम से सोचिए क्या आएगा। इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। चलिए, समरूप आकृति का मतलब क्या होना चाहिए कि सर एक तो उनकी शेप है, शेप और साइज, दो शब्द होते हैं सर, शेप और साइज। शेप कहाँ है सर? ये रही शेप का मतलब उनका आकार। आकार मतलब वो देखने में एक जैसी आकृति होनी चाहिए। तो समरूप के लिए पहला काम तो आप करोगे कि वो देखने में सर एक जैसी। तो देखने में एक जैसी बनाते हैं हम लोग। देखने में एक जैसी क्या बनाएंगे सर? पहले तो आप बना लो दो त्रिभुज, बना ले, ये बना दी दो त्रिभुज। फिर सर आप बना लो जैसे अपने पास दो वर्ग। सर हमने इनकी जो शेप है, शेप ली या साइज ली? सर इनकी शेप जो आकृति है वो दोनों सेम ले ली। पहले का ये बोल देंगे सर, दूसरे का ये। अब सर समरूप दो भिन्न भिन्न उदाहरण दर्शाने हैं पहले के अंदर हमें। ये दोनों किसके आंसर हैं? पहले की। तो सर एक तो ले लिया हमने त्रिभुज, एक ले लिया वर्ग।
सर इस त्रिभुज की मैं प्रत्येक भुजा का मान 1 दे दूं, इसका 5 दे दूं। दूसरा सर मैं इस वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान 4 दे दूं, इसका 8 और 8 दे दूं। तो सर ये हो गया समरूप के उदाहरण। अब सर समरूप नहीं है, हमें वो दर्शाना है, तब हम लोग क्या कर देंगे सर, तब हम लोग इनकी जो आकृति है ना वो बदल देंगे। मतलब सर मतलब सबसे पहले इन आकृतियों को हम इरेज करते हैं। यहां से हटाई, इसको मैं दूसरे की जगह ले आऊंगा और इसकी जगह मैं ले आऊंगा समलंब। ये लीजिए समलंब। अब हम लोग इस दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में भी 2 उदाहरण देने हमें। एक तो त्रिभुज हो गया जिसको मैं 1 दे देता हूं, इसको मैं दे देता हूं 5 4 दे दिया। क्या दोनों की जो शेप है वो समान है? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, शेप समान नहीं है तो ये समरूप भी नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं है। ये त्रिभुज दे रखा, ये वर्ग दे रखा, सर इसका 2 ले लो, इसका 4 ले लो। ये तो त्रिभुज है और ये वर्ग, क्या समरूप है? तो आप लोग बोलोगे सर समरूप नहीं है। आगे वाले थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है? सर अनुपात में तो समान है, ये 1.5 ये 3, 1.5 ये 3, ये 3 ये 1.5, 1.5 ये 3, लेकिन सर इनकी शेप समान नहीं है। क्या नहीं है? शेप मतलब क्या होता है? सर इनकी आकृति समान नहीं है। आकृति क्या नहीं है? समान नहीं है। सर ये तो हमें दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है? सर ये तो हमें दर्शा रहा है समचतुर्भुज। ये तो हमें दर्शा रहा है समचतुर्भुज और ये दर्शा रहा है सर हमें वर्ग। तो दोनों आकृतियां अपने पास सर समान नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये समरूप भी नहीं है। अर्थात समान नहीं तो समरूप नहीं। बस इतनी सी ये 6.1 प्रश्नावली थी और मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके साथ में आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी आपके सामने आपको देखिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक तो 6.1 ये कंप्लीट करनी है, दूसरी आपको समरूप ताकि जो शर्त होती है वो, और एक बेचारे थेल्स ने मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसको देख लेना है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। कल हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 6.2 की।